बच्चों, सबसे पहले सभी को सॉरी, क्योंकि जानते हो कि टाइम कितना कीमती होता है, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें जो टेक्निकल इशू आता है ना, तो कभी कभी लोगों को काफी परेशान कर देता है। खैर, ये समझ के चलो कि हम लोग का लाइफ का पार्ट है, कभी इसको झेलना पड़ता है, कभी सहना पड़ता है, ठीक है। और आई थिंक कि अब आपको क्लियर विजिबल होगा, हम भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में हम जो बोल रहे हैं वो भी आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। एवरीथिंग ओके होगा, और आई थिंक कि सारा चीज क्लियर है। एक बार सारे बच्चे कमेंट में बता दो, एक बार सारे बच्चे कमेंट में बता दो बाबू। ओके, सारा चीज क्लियर है, यस, ओके। चलो, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज आपको फिजिक्स ए का लेक्चर्स नंबर फर्स्ट है, लेकिन आज इसको इंट्रोडक्शन क्लास कहोगे, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। बात करेंगे कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको कैसे अप्रोच अप्लाई करना होगा, यानी कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। साथ में यहाँ पर ये जो फिजिक्स 1 आप फिजिक्स ए पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको किस प्रकार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे यूनिट वाइज आपको कंप्लीट किया जाएगा, और एट द एंड किस प्रकार से हम लोग को ये चीज का एहसास होगा कि जितने भी हम लोग यहाँ पे सिलेबस कवर किए हैं उसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि अल्टीमेट आपको क्या करना है, एग्जाम देना है सेमेस्टर का, और सेमेस्टर के एग्जाम में जनरली आपको पता है कि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सेमेस्टर मतलब कि यूनिट खत्म करेंगे तो उसका कुछ एक अलग से अप्रोच लेके चलेंगे, एक रिवीजन क्लास का अप्रोच लेके चलेंगे, और दूसरा लेके चलेंगे वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सवाल का, ठीक है। तो अब सबसे पहले कहोगे कि सर हम आपको जानते नहीं है, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो देखो, मेरे बारे में अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेरा नाम यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, विजय पंडित, ठीक है, मेरा नाम हो गया विजय। इसके बाद अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करोगे कि सर आपने क्या क्या पढ़ाई किया ये बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर दूं। देखो, एजुकेशन की बात करोगे बाबू तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा प्लस बीटेक। जैसे आप लोग जानते हो कि अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप लोग को मन करेगा आगे हायर डिग्री बीटेक करने का तो लैटरल एंट्री से आप लोग बीटेक कर सकते हो। तो उसी प्रकार से हम भी डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हुए, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल हुआ, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हम वो हर तरीका से आपको पढ़ाने के लिए सक्षम है जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको डिमांड होगा, और आपकी एग्जाम का जो डिमांड होगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग का सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको खुद ब खुद सारी चीजें पता चलने लगेगा कि जनरली आपको क्या चीजें यहाँ पे मिल रहा है, क्या चीजें जेआरएस मंत्रा में मिल रहा है। और आप जानते हो कि जेआरएस मंत्रा मतलब कि कौन ऐसा बच्चा डिप्लोमा का होगा जो नहीं जानता होगा, ठीक है। सारे बच्चे के दिल में जेआरएस मंत्रा बसता है, तो जेआरएस मंत्रा का तो बात ही अलग है। बस ये बातें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसलिए दे रहे थे ताकि इस बात का तुम लोग अंदाजा लगा सको कि एवरीथिंग यहाँ पे आपको परफेक्ट मिलने वाला है, और परफेक्ट कहोगे तो टॉप लेवल मिलने वाला है। तो चलो, अब मोटिवेशन की बातें खत्म, अब आते हैं सिलेबस पे। घर का, देखो तुम लोग को सबसे ज्यादा घर जानने का होता है कि सर तो हमारे बगलगीर तो नहीं ना है, बगलगीर रहेंगे तो फोन करेंगे, पूछेंगे सर कहाँ है, घर आ जाए मिलने, हैं। तुम लोग सबसे पहले घर जानना चाहते हो, तो जो घर अच्छे एक्सपीरियंस की तरह, ओके, संतोष कुमार बता रहे हैं, तुम सही सवाल किए हो, एकदम सही जगह पे सही सवाल किए हो। देखो, सबसे पहले तो अगर बात करें बाबू तो हम इस फील्ड में यानी कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को 2013 से पढ़ा रहे हैं, 2013 से, और अभी तक करेंट में पढ़ा रहे हैं। बीच में कहोगे तो 1 साल के लिए हम गायब हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हमें पढ़ाई करना था तो बाहर चले गए थे। तो अगर अभी देखोगे तो अभी करेंट में 2024 खत्म होने को है, यानी कि कल है लास्ट डे 2024 का। इसमें से 1 साल यानी कि 1 ईयर आप निकाल देना, और बाकी देख लेना कि कितने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। कहोगे कि सर कब कब आपने पढ़ाई किया कि 2013 से आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो बाबू रियलिटी ये है कि डिप्लोमा जो मेरा हुआ है वो 2011 से लेकर के 14 के सेशन में हुआ है।
कहोगे सर ये कैसे, 13 से आपने कैसे पढ़ाना शुरू कर दिया? तो बाबू पता होना चाहिए कि अगर आप में पढ़ाने की एबिलिटी है, किसी चीज को समझाने की एबिलिटी है, तो आपको पढ़ाने का इंतजार ये नहीं करता है कि डिग्री आप कंप्लीट करो तभी पढ़ाओ। इसी कारण से जब हम 4th सेमेस्टर में थे ना, उसी टाइम से पढ़ाना शुरू कर देते डिप्लोमा वालों के लिए। तो एक्चुअली में हम तो ऐड करते 2013 से, फिर भी आप देखोगे मोटा मोटी तो 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो आपको सामने दिखाई देगा, आपको पढ़ते वक्त दिखाई देगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, किस वे में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक आपको जब समझना पड़ेगा तो वहां पे आपको सारी चीजें सामने एकदम आईना की तरह दिखाई देगा। खैर, ये सब बातें बोलने की नहीं होता है, ये सब बातें फील करने का होता है। ठीक है, कि कौन टीचर कितना एक्सपीरियंस है वो आपको सारे चीज समझ आएगा। और जीआरएस मंत्रा में जितने भी आपको फैकल्टी मिलेंगे ना, वो सारे के सारे टॉप लेवल का मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई आया पढ़ाना शुरू कर दिया, सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओके। अब जहां तक बात है घर का, कि तुम लोग पूछ रहे हो कि से तब तो फिजिक्स में कोई अरे यार, तुम दिक्कत की बात कर रहे हो। फिजिक्स तुम लोग को ऐसा कर देंगे ना कि तब आप लोग के होठ पे याद रहेगा सारा चीज। और ये तो याद रहने की बात हो गया, कंसेप्ट की बात हो गया। एट द एंड जब एग्जाम हम लोग देते हैं, आप लोग एग्जाम देते हो, तो सबसे बड़ा परेशानी होता है कि यूनिट नंबर 1 से क्या सवाल पूछेगा, यूनिट नंबर 2 से क्या सवाल पूछेगा। ये टेंशन तुम लोग लास्ट तक लेके जाते हो, जब आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है एग्जाम के पहले, तब तक वहां तक आपको ले जाने ही नहीं देंगे। जब आपको यूनिट नंबर 1 फिनिश होगा, उसी टाइम पे आपको सारे चीज आपके सामने ले आके परोस देंगे, रख देंगे कि बाबू इतना आपने पढ़े हो यूनिट नंबर 1 में, इसमें से इस टॉपिक से ये सवाल आपको पूछ सकते हैं। और जब क्लैरिटी मिल जाएगा कि इतने पढ़े हो, इसमें से इतना सवाल पूछ सकता है और इसी सवाल के अंदर से आपको सवाल आ सकते हैं, तो आपके अंदर से एक मतलब कि कह सकते हो कि खुशी आएगा और थोड़ा सा लगेगा कि मेहनत जो की हो वो कामयाब हो रहा है। कहोगे सर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि जो सवाल आप यूनिट में दोगे वही आ जाएगा? देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि 100% वही आएगा, लेकिन इतना दिनों से पढ़ाने के बाद इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है। और अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किए हो, रिजल्ट भी नहीं आया है। जैसे जैसे आप इस सेमेस्टर आगे बढ़ते होगे तो आपको भी चीजें समझ में आने लगेगा कि एसबीटी में जो सवाल सेमेस्टर में पूछे जाते हैं वो किस पैटर्न पे कैसे पूछा जाता है। तो देखोगे तो आपको 60 से 70% तो सवाल आपको रहेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और कुछ टॉपिक से आपको नए सवाल बनेंगे। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि आपका सिलेबस इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया कि एकदम न्यू बनाया गया, एकदम न्यू पैटर्न पे। और न्यू पैटर्न करने का मतलब कि अब हर एक सेमेस्टर में, यानी कि हर एक ब्रांच के बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर से वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जा रहा है जो सब्जेक्ट से ब्रांच का रिलेशन है। जैसे कहोगे कि क्या सर फिजिक्स के सिलेबस जो है ये किसको किसको पढ़ने के लिए दिया गया, तो फिजिक्स इस बार फिजिक्स ए जो है वो सिविल के बच्चे को दिया गया और मैकेनिकल के बच्चे को। आप जानते हो कि फिजिक्स में जितना भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं। और मैकेनिक्स आप जानते हो कि मैकेनिकल और सिविल के लिए हार्ट का काम करता है, हृदय दिल का काम करता है। इसीलिए फिजिक्स ये दोनों ब्रांच में पढ़ने के लिए दिया गया। तो अब आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उस सारे के सारे सब्जेक्ट ढंग से पढ़ाई करना है। अगर बीच में ये सोचोगे कि ये तो कॉमन पेपर है, इसको जैसे तैसे पढ़ के निकाल देंगे, तो काम तो चल जाएगा, लेकिन जो फाउंडेशन आपको तैयार करने की बात होगा ब्रांच पेपर के लिए, उसमें थोड़ा सा आपको कसक रह जाएगा, थोड़ा सा परेशानियां रह जाएगा। तो ये काम आप लोग को नहीं करना है, चाहे पेपर कोई भी रहे, आपको ढंग से पढ़ना है, काफी मेहनत करना है। घर कहाँ है, तुम लोग घर पे अटके रहो। घर की बात करेंगे बाबू, तो मेरा घर हुआ औरंगाबाद। ठीक है, मेरा घर हुआ औरंगाबाद। अब औरंगाबाद में मत पूछा कि कहाँ पे, अगर वैसे रहेगा आस पड़ोस में रहोगे तो कभी कभार मुलाकात हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से औरंगाबाद सभी बच्चे जानते होंगे कि औरंगाबाद कहाँ पे है। चलो, अब इस बात को मतलब कि खत्म करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे, सीधे आ जाते हैं सिलेबस पे। ठीक है, देखो औरंगाबाद में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। सिन्हा कॉलेज तुम लोग जानते हो, सिन्हा कॉलेज के पास में पहुंचोगे तो समझो कि मेरे घर के पास में पहुंच गया। अब तुम लोग पहुंच गए, कॉल मत करना कि सर पहुंच गए हैं, आते हैं चाय पीने। ठीक है, नहीं तो हम पूछने वाले नहीं है कोई के। चलो, ये जोक सपाट था, अब आ जाओ सिलेबस पे। देखो बाबू, आपको फिजिक्स में सिलेबस की बात करोगे तो 5 को आपको यूनिट पढ़ना है
और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बोला गया कि फिजिक्स ये जो पढ़ना है वो बाबू पढ़ना है किसके लिए, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए, ठीक है, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए दिया गया। और अब जब आप लोग डिप्लोमा में आ ही गए हो, पढ़ाई स्टार्ट कर ही दी हो, तो थोड़ा सा अपने आप को ये समझना कि एक आप अलग दौर में चल रहे हो, एक आप अलग लेवल में चल रहे हो। क्योंकि देखते हैं कि बच्चे जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को इतना लूज फील करते हैं, जैसे लगता है कि कहीं से तीर खींच के चले आए। अरे भाई मेहनत करके पहुंचे हो, एंट्रेंस निकाल के यहाँ तक आए हो, तो अपने आप को गर्व फील करना, प्राउड फील करना। और जब प्राउड फील करोगे, मेहनत करोगे ना, तो मेहनत और आपको दोगुना हो जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे सारे बातें कर लेंगे ताकि हर समस्या का समाधान यहाँ पे हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट में हो जाए, बाकी कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ओके। जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से, हाँ कोई बात नहीं, आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से बेहतर है, बट ये कह रहे हैं कि आप औरंगाबाद से हैं तो ओके। अब यहाँ बोलो, यहाँ पे हम लोग सिलेबस और स्ट्रेटजी दोनों बात करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग को रोल प्ले करेगा। चलो आ जाओ, देखो यूनिट नंबर 1 की बात करोगे बाबू, आपको यहाँ पर जो पढ़ाई करना है, यूनिट नंबर 1 में अब बच्चे आप लोग जो कमेंट कर रहे हो, घर है कॉलेज है, उसको कमेंट करना बंद कर दो। अब यहाँ पे फोकस करो जो बातें बता रहे, क्योंकि बातें जो बताएंगे वो काम की चीजों का, और काम की चीजें को सुनने के लिए ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देते समय आपको कमेंट नहीं करना है, चैट नहीं करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आपको जो पढ़ना है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहला तो ये जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये सिलेबस जो बच्चे 11-12 कर क्या है उनके लिए तो इजी पड़ेगा, बिकॉज 11-12 का सिलेबस रहता है, तो एक बार वो पढ़े रहते हैं तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे बिहार बोर्ड से और मैट्रिक के बाद आते हैं, तो जो मैट्रिक के बाद आ रहे हैं कहीं ना कहीं फिजिक्स 9th-10th में वो भी पढ़े होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि 9th-10th में बिहार बोर्ड में सारे हिंदी में पढ़ते हैं, सारे टर्म हिंदी में मिलता है, लेकिन यहाँ पे अचानक से इंग्लिश टर्म आने लगता है तो सबसे बड़े परेशानी का सबक बनता है। ठीक है, और इस परेशानी का सबक में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को दोनों चीजों को मर्ज करके चलना है, हिंदी के टर्म को और इंग्लिश के टर्म को। ज्यादा नहीं, 1-2 सेमेस्टर आप ऐसे करोगे तो जनरली आप धीरे धीरे इंग्लिश के टर्म, इंग्लिश की तरफ आप ढलते चले जाओगे, फिर आपको कोई परेशानियां नहीं होगा। सर वीक में कितना दिन क्लास होगा? देखो फिलहाल तो बाबू अभी क्लासेस की बात करेंगे तो अभी अल्टरनेट डे में आपको क्लास चलेगा, और अभी आप लोग इस बात को लेकर चिंता मत करो कि कितना दिन क्लास चलेगा, कब कब क्लास चलेगा, बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टाइम नहीं मिला है, बोर्ड आपको टाइम नहीं दिया तैयारी करने का, तो उसका अब बातें बाहर निकाल दो। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको अच्छे खासे टाइम मिलेंगे, बिकॉज आपको ये चीज की जानकारी होगा कि आपको मई के महीना में यानी कि मई 2025 में आपको एग्जाम होने जा रहा है सेकेंड सेमेस्टर का। और आप सोच सकते हो कि अगर सेकेंड सेम का मई में एग्जाम होगा तो अभी से हम लोग को मोर देन इनफ टाइम है, उतने टाइम में बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको जो पढ़ाई करना है उसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट बात करना है, उसके बाद आप यूनिट पढ़ोगे और सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ोगे। देखो अभी अगर सिलेबस को डिटेल में सारे पॉइंट को नोट आउट करते जाओगे तो वहां पे आपको मजा नहीं आएगा। यहाँ पे सिलेबस का केवल ओवरव्यू लेना है कि एक्चुअली में सिलेबस में मेन पॉइंट आपको क्या दिया पढ़ने के लिए, उसके अंदर क्या पढ़ना है, वो हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू के बाद हम लोग ये बातें करेंगे कि जनरली इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ से क्या मेहनत होना चाहिए और मेरे तरफ से क्या रिस्पॉन्स या क्या मेहनत होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, जब मेरा मेहनत और आप लोग का मेहनत मिल जाएगा तो ये पेपर काफी आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट पढ़ना है, उसके बाद आपको यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने, उसके बाद देखोगे तो एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड एरर पढ़ने। ये तीनों देखोगे तो अपने आप में एक जो टर्म है वो कंफ्यूजिंग टर्म होता है, लेकिन आपको यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकल के बेसिस पे, हर चीज एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया जाएगा, तो सारी चीजें दिमाग में सीधे घुसेगा, और जब दिमाग में सीधे घुसेगा
तो एक कंसेप्ट बनेगा और वो कंसेप्ट हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट में डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इस वाले टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को न्यूमेरिकल अप्रोच करना पड़ता है, कुछ न्यूमेरिकल बनाने पड़ते हैं, और बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल से भागने लगते हैं। कभी आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल के बच्चे हैं और सिविल के बच्चे हैं, क्योंकि दोनों को फिजिक्स पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल से कभी मत भागना बाबू, क्योंकि ये दोनों ब्रांच के ऐसे ब्रांच है जहां पे न्यूमेरिकल आपको पीछा 6 सेमेस्टर तक नहीं छोड़ता है। ठीक है, और आगे आप लोग जैसे सिविल के जो भी सर हैं, रजनी सर हो गए, जीतेश सर हो गए, सावन सर, ये सारे आपको ये बातें बताएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग न्यूमेरिकल जैसे आता है ना तो डरने लगते हो। डरना नहीं है, डट के सामना करना है, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट उसमें बनाना है। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन आपने यहाँ पर ऊपर पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? तो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। एक यूनिट में अगर कोई दिया हुआ है क्वांटिटी, उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे डायमेंशन इस्तेमाल करके, ये हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद किसके बाद? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद, क्योंकि इसी के कंसेप्ट को यूटिलाइज करके ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ये कंसेप्ट आपको बनेंगे। तो एक दूसरे से जब कंसेप्ट रिलेटेड है तो किसी एक कंसेप्ट को छोड़ करके बोलो कि इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो रिलेटेड है उसको आपको साथ में कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके बाद है, ठीक है, ये देखो, ये पहले टॉपिक ओल्ड सिलेबस में नहीं पढ़ा होता था, ये अभी नया लास्ट में ऐड किया है, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग देखते हैं कि इससे कहीं पे कुछ चीजें खुदाई होता है, जैसे मान ली कि 1000-2000 साल पुराना अगर कहीं पे जमीन में गड़ा हुआ अगर कोई सामान मिलता है, कोई वस्तु मिलता है, तो उस वस्तु को जांच करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। तो आप जरा सोच के देखो, आज जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वो आज के क्वांटिटी, आज के वस्तु को मापने के लिए बनाया जा रहा है, मेजर करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जो आज से 1000 साल 1500 साल पहले जो भी चीजें था उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या आज वाला इंस्ट्रूमेंट काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसीलिए अभी भी पुराने सामान को, पुराने वस्तु को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए यहाँ पर हम लोग को अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उस टाइम के वस्तु को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कैपेबल हो। तो उसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? देखो, उसमें हम लोग को चक्रा दिया हुआ है, धनुष दिया हुआ है, यष्टि दिया हुआ है, पलाका दिया हुआ है और यंत्रा दिया हुआ है। तो सारे के सारे जो आपको दिए गए, बेसिकली इसमें हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि कैसे काम करता है, ये किस रूप में काम करता है। इसमें बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि ये कौन से क्वांटिटी मेजर करेगा, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, किसके लिए करते हैं, और ये दिखता कैसा है। तो ये दिखता कैसा सबसे बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे समझेंगे कि ये दिखाई कैसे देता है, ये कैसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को अप्रोच ये भी होगा कि जितना ज्यादा ग्राफिकली पढ़ोगे, क्योंकि आप जानते हो ना, जैसे आपको अगर एक रिलेटिव जाने है तो किसी भी चीज को आप देख कर पढ़ाई करते हो। जैसे मूवी की बात करो, अगर कोई चीजें आपको किताब में पढ़ने के लिए बोल दी जाए और उसी किताब में जो कहानी अगर उसका मूवी बना दिया जाए तो मूवी से आप ज्यादा समझते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट टू द जो आप किताब में पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हर चीज को समझने के लिए। और अगर ग्राफ आपको, फिगर दिमाग में अगर बैठते गया तो थोड़ा सा अलग इमेज आपको छोड़ते जाएगा। तो ये पूरे के पूरा आपको यूनिट नंबर 1 है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको मेन है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सीलरेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। ये सारे हम लोग को रिलेशन यहाँ पे निकालने। तो देखोगे तो ऑलमोस्ट फिजिक्स की अगर पार्ट में कहा जाए तो ऑलमोस्ट देखोगे कि 40% आपको डेरिवेशन वाले पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और 60% आपको थ्योरेटिकल पार्ट बनेंगे। तो जो जनरली यहाँ पर डेरिवेशन वाले पार्ट है वो एक तरह से मानोगे कि न्यूमेरिकल का ही पार्ट बनता है, क्योंकि जहां पे चीजें डिराइव करने के लिए देगा ऑब्वियसली उसमें आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो डेरिवेशन को उसी प्रकार से आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है। उसके बाद है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। इसका आप एप्लीकेशन जानते हो कि बैंकिंग ऑफ द रोड की बात करते हैं और बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट की बात करते हैं। कहीं पे अगर रोड टर्निंग है, रोड घुमावदार है, वहां पे हम लोग कैसा बनाते हैं? रोड ढलान बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या क्यों बनाते हैं?
इसके पीछे के जो फिजिक्स लगता है वहां पे इस्तेमाल करना है। जब सिविल इंजीनियर आप बन जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे, जैसे सिविल इंजीनियर बनेंगे, उनको रोड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको जब इस चीज का फिजिक्स कंसेप्ट रहेगा, फिजिक्स का रीजन पता रहेगा कि हम लोग वहां पे रोड को टर्निंग पे क्यों ढलान एक साइड में करते हैं, तो आप वहां पे सारे चीजें अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन सब नॉलेज का एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में आगे मिलने वाला है। उसके बाद है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, उसके बाद है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आप लोग पढ़ोगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने होते हैं। जनरली इसमें देखोगे तो आपको रॉड, रिंग, डिस्क और स्फीयर, इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। पीछे आप ओल्ड सिलेबस की बात करोगे तो वहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया हुआ था, बेसिकली केवल फॉर्मूला याद करने के लिए दिया गया था और उसी फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मींस आपसे डेरिवेशन पूछेगा, तो यहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल अप्रोच भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से यूनिट में क्या चीजें पढ़ने के लिए दिया गया। अगर पूरी तरीका से नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे हो सकता है कि जो बच्चे मैट्रिक पे हैं, थोड़ा सा उनके लिए टर्म ये सब नया लग रहा होगा, फिर भी आप मत घबराना। इसलिए मत घबराना क्योंकि जब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे लेक्चर से, तो वहां पर आपको सभी चीज का हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसलिए ताकि हम बात जानते हैं कि जितने बच्चे बिहार बोर्ड से आते हैं उनका परेशानी इंग्लिश बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो परेशानी को धीरे धीरे खत्म करनी है। ये हो गया यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड हीट। ठीक है, मैटर एंड हीट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये हम लोग को जानने के मिलेगा। इसमें आपको इलास्टिसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है सरफेस टेंशन, उसके बाद है विस्कोसिटी और उसके बाद है हीट। ये मेन हम लोग को 4 टॉपिक है। देखोगे तो यूनिट नंबर जो 3 है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक बन जाता है, यानी कि थोड़ा सा लंबा यूनिट, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने। लेकिन इसमें बहुत ऐसे कंसेप्ट आपको है जो देखोगे तो एक कंसेप्ट अगर छोड़ दोगे तो दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन की बात करो तो सरफेस टेंशन में अगर एक चीज छोड़ोगे दूसरा समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है कि क्लासेस आपको रेगुलरली करना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि क्लासेस बीच में छोड़ देंगे 2-4 क्लास, फिर अगला क्लास ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे जो क्लासेस चलते रहेगा बीच में कमेंट करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कहां से आएगा? जब पीछे की चीजें आप छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग इस चीज को एकदम कंफर्म करना, आश्वस्त करना कि क्लासेस मिस नहीं हो। अगर क्लासेस लाइव क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड उसी के दिन या अगले दिन आपको देख लेना है, यानी कि नेक्स्ट क्लास के पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट होना चाहिए, आइदर इन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस रूप में सक्षम हो। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग को ये सारे टॉपिक स्टडी करने हैं। अब इसके डिटेल में अभी नहीं जाते। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में आओगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। ठीक है, जैसे देखोगे बाबू तो पहले ओल्ड सिलेबस में फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2 हुआ करता था। ये जितने भी आपको सिलेबस दिखाई दे रहे हैं ना, ये फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2 के टॉपिक को मर्ज करके बनाया गया रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि सिविल इंजीनियर को आगे जाकर के किस चीज का बेसिक कंसेप्ट रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर को किस बेसिक कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे टॉपिक सिलेक्शन हुआ। और ये मेरा ये मानना है कि इस बार जो न्यू सिलेबस डिजाइन किया गया वो काफी सोच समझ के काफी बेहतरीन ढंग से किया गया। ठीक है, इसमें केवल बच्चे लोग को एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा सारी चीजों को आसान बनाने के लिए, और बाकी तो आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे है ही, जितना आसान से आसान पॉसिबल होगा उतना बना करके आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं। तो यूनिट नंबर 4 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। इसमें पढ़ोगे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ वेव पढ़ोगे, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे, ट्रांसवर्स वेव पढ़ोगे। तो मेनली रूप से ये जो आपको पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस टॉपिक का यानी कि यूनिट नंबर 4 का थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन से सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस वाले टॉपिक से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलते हैं और यहाँ से बहुत सारे चीज का फॉर्मूला भी डेरिवेशन किया जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड,
फेज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे चीज कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां से डेरिवेशन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले यूनिट में, जो कि है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ने है मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपको जानना है फोटोन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद लेजर पढ़ने, उसके बाद आपको ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने, इसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने। देखो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि इन सब क्यों पढ़ने के लिए दिया जाता है। देखो मोटा मोटी अगर थोड़ा सा सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के अप्रोच की बात करें, जैसे आप डीआरडीओ का नाम जानते हो, जैसे आप इसरो का नाम जान रहे हो, तो वहां पर सिविल इंजीनियर का काफी डिमांड होता है। कहो कि ऐसा क्यों, सिविल के और साथ में मैकेनिकल के भी। देखो अगर मान ली कि कोई सैटेलाइट बनानी है, और सैटेलाइट नहीं, कोई रॉकेट बनानी है, जिस रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च करनी है, वो रॉकेट जनरली डिजाइन कौन करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर करेगा। ठीक है, कितना उस रॉकेट के स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए, कितना लोड के मतलब कि सैटेलाइट को लेकर के उसको उड़ना है, ये सारे चीज डिसाइड करेगा मैकेनिकल इंजीनियर। साथ में उसका हेल्प कौन करेगा, सिविल इंजीनियर। तो अगर इन सभी चीज को आप इनसे कंसेप्ट नहीं लोगे, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो नैनो टेक्नोलॉजी में जितने भी हम लोग इसरो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन इसमें केवल और केवल आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आपको ये सारे टॉपिक कवर करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोग मैट्रिक लेवल तक पढ़ चुके हो, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो बच्चे मैट्रिक पे हैं वो नहीं पढ़े। तो देखो सबसे पहला चीज कि आप लोग इस चीज को डिफरेंशिएट करना एकदम छोड़ देना कि तुम मैट्रिक पे आया है, हम इंटर पे आए। क्योंकि जानते हो डिप्लोमा में आने के बाद यही रियलिटी होता है कि कोई बच्चा मैट्रिक पे आया है, कोई मतलब कोई इंटर पे आया है, कोई 11 पे आया है, कोई मायने नहीं रखता है। यहां आपको मायने रखेगा कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। अगर कोई सोच भी रहा है कि हम इंटर करके आए, तो इंटर वाले जितने भी सब्जेक्ट है सारे पढ़ रखे हैं, तो कब तक, सेकेंड सेमेस्टर तक। सेकेंड सेमेस्टर के बाद कहां जाओगे, ब्रांच पेपर में। और ब्रांच पेपर में तो फिर ये नहीं ना होगा कि तुम इंटर में ब्रांच पेपर पढ़ रखे हो, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए सारे चीज आपको मेहनत पर डिपेंड करेगा। इसीलिए अपने आप को कभी कम मत समझना। जो इंटर में आए, इंटर के बेसिस पे आए हैं, वो भी ज्यादा मत समझना। जो मैट्रिक पे आए हो, वो अपने आप को कम मत समझना। बस ये सोचना कि मेहनत के बल पे दुनिया को हर चीज जीता जा सकता है जो आपकी नजर में इम्पॉसिबल है। बस इतना अगर जिसने आप सोच लोगे ना, तो हर चीज आपको आसान हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि ये यूनिट नंबर 5 आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब कहोगे कि सर इतने चीज को पढ़ने के लिए आप कैसे करोगे और हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये काम करना है कि देखो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते तो केवल पढ़ना ही नहीं है, साथ में लिखना भी है। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमको पढ़ाने का अप्रोच रहेगा, वो सारे के सारे आपको लिख कर पढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हाथ ऐसे से, और ऐसे लिख करके पढ़ाएंगे। ऐसे लाइन नहीं पढ़ेंगे, सारे चीज लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे इसमें भी घबराने लगते हैं कि सर लिख के पढ़ा रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर जिस दिन आप ये समझ गए ना कि लिख कर पढ़ाने में बेनिफिट स्टूडेंट को ज्यादा होता है, समझ में ज्यादा आता है, और साथ में दिमाग में चीजें जल्दी घुसता है। ठीक है, टाइम हमको ज्यादा लगेगा, नो डाउट। हो सकता है कि जहां पे आपको 50 घंटा 60 घंटा में खत्म करना चाहिए, वहां पे 70-80 घंटा में जाएगा। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा है पढ़ाने में, लेकिन आपके बेनिफिशियल के लिए आपको समझ में ज्यादा आएगा। पीडीएफ की जहां तक बात है, तो क्लास एंड होने के बाद तुरंत वो पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, ताकि उस पीडीएफ से आप नोट्स बना सको। और हर एक बच्चा नोट्स बनाएगा, जो नोट्स नहीं बनाएगा ना, उसको पकड़ पकड़ के इतना पिटाई करेंगे कि तुम लोग समझ लेना। क्योंकि हम पिटते भी हैं। कहोगे सर ऑनलाइन में कैसे पिटिएगा, तो सबके मोबाइल में घुस घुस के मारेंगे। इसीलिए आपको एक रिक्वायरमेंट होगा नोट कॉपी का। ठीक है, और नोट कॉपी में आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट्स बनाने के लिए आपको एक स्पाइरल कॉपी रखना, और थोड़ा सा अच्छा सा पेज वाला, ऐसा नहीं कि भुंजा खाने वाला पेज ले लेना। ठीक है, स्पाइरल में भी अच्छा क्वालिटी का पेज रखना। ठीक है, और इसमें लगभग दिखा जाएगा। तो अगर आप मान के चलो तो फिजिक्स में अगर देखो 220 पेज का तो लगभग नहीं आता है, 200 पेज का या 250 पेज का आता है। तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम 250 पेज का
आप यहाँ पर कॉपी लेना, ठीक है। कौन सा कॉपी लोगे? स्पाइरल कॉपी, स्पाइरल कॉपी लोगे और पेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ में आप क्या करना, इसके साथ साथ कम से कम आप 2 कलर का पेन ले लेना। कहोगे सर ये सब भी बताओगे? हाँ बाबू ये सब भी हम बताएंगे, एकदम जितना चीज रिक्वायरमेंट होगा आप लोग को गाइड करने का वो सारे चीज आप गाइड किया जाएगा। उसको अमल करना आपका काम है। अगर अमल करोगे तो आपको मुकाम मिलेगा, नहीं अमल करोगे तो भी हो सकता है मिल जाएगा किसी न किसी तरीका से, लेकिन अगर अमल करोगे तो हो सकता है कि चीजें आसानी से मिलेगा। तो आपको 2 कलर का पेन भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट के आपको डायग्राम पढ़ने हैं, डायग्राम इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नोट कॉपी आपको बनाने हैं और नोट कॉपी डेली के डेली बनाने हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब यहाँ पर चीजें समझोगे उसके बाद आप घर पे नोट कॉपी बनाओगे, जब लिखोगे फिर से तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, सारे चीजें याद हो जाएगा। और यही तो हम लोग को काम करना है कि जितना चीजें पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है, कुछ चीजें रह गया, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ते हो ना, हो सकता है कि क्लास में आपने 100% समझ लिया, जब आप घर पे 1 घंटे बाद उसी चीज को पढ़ोगे तो उसमें से 10% 5% चीजें होगा वो आपको थोड़ा सा रह जाएगा। तो उस चीज को जब नोट को भी बनाओगे तो आपको सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब इसमें सवाल है कि से ये जो कॉपी लेना है, ये रूल कॉपी लेना है कि प्लेन कॉपी लेना है। देखो अब एक्चुअली में हम लोग को जो डायग्राम बनाने का रहता है, तो इसमें उतना सारा ऐसा भी मतलब कि ड्राइंग नहीं पारनी है कि आपको व्हाइट कलर का ही लेना है, यानी कि प्लेन पेज लेना है। आप अगर रूल कॉपी भी ले लोगे तो काम चलेगा। और हम जानते हैं कि प्लेन कॉपी में समस्या क्या था बाबू, आप लिखना यहां से शुरू करोगे और इस कोना में दूसरा लाइन जाएगा, यानी कि पहला लाइन, या कुछ बच्चे यहां से लिखेंगे और यहां पहुंचा देंगे पहले लाइन। तो प्लेन कॉपी में थोड़ा सा समस्या बन जाता है। तो जो बच्चे प्लेन कॉपी में कंफर्टेबल होंगे प्लेन कॉपी ले लेना, लेकिन जो बच्चे प्लेन कॉपी पे सीधा सीधा नहीं लाइन में लिख पाते हैं, वो क्या करना कि रूल कॉपी लेना, ठीक है, रूल कॉपी लेना, कोई समस्या नहीं, रूल कॉपी, ठीक है। और जहां तक बात रहा होमवर्क का और जहां तक बात रहा पढ़ने का, तो आपको जैसे ही यूनिट खत्म होगा तो 2 चीजें हम लोग को साथ में करते चलना है। पहला चीज क्या करना है कि यूनिट जैसी खत्म होगा तो एक आपको पूरा रिवीजन सेशन रहेगा, चाहे 2 घंटे का रहे चाहे 2.5 घंटे का रहे, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि एक यूनिट को रिवाइज करने में जितना भी टाइम लगे वो आपको रिवीजन मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, एंड ऑफ यूनिट, जैसे यूनिट एंड होगा तो पहला आपको रिवीजन का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और उस रिवीजन में हम साथ देंगे, एक रिवीजन क्लास शेड्यूल करेंगे यूनिट के बाद में, यूनिट खत्म होने के बाद। उसके बाद जिस टाइम रिवीजन करते रहेंगे उसी टाइम आपको एक शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, और ये शॉर्ट नोट्स आपको जो क्लास में पढ़ाए जाएंगे सारे कंसेप्ट उसी के शॉर्ट नोट्स रहेंगे, जो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। इसके बाद तीसरा चीज यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, कुछ आपको VVI क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें आपको रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी आप 90% मान के चल सकते हो कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको आएंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको पढ़ते समय ये ज्यादा अप्रोच नहीं सोचना है कि क्या यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा क्या, क्योंकि अगर ये अप्रोच तुम लोग लगाने लगते हो ना तो फिर दिक्कत आने लगता है कि उसी क्वेश्चन पे तुम लोग ज्यादा फोकस करते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम भी दिमाग लगाएंगे कि तुम लोग को ऐसा नहीं बनने दे कि तुम लोग फिर ये सोचने लगो कि बस केवल जितना इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया बस उतना ही को रट जाओ, बाकी सब चीज छोड़ दो। तो थोड़ा सा हम भी दिमाग लगाएंगे ताकि तुम लोग इस अप्रोच को अप्लाई नहीं करो। लेकिन हाँ, जो सवाल यहाँ पे दिए रहेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, चाहे तो आपको नॉलेज के बेसिस से बात करें या सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। और एट द एंड जब हम लोग को पूरा के पूरा सिलेबस खत्म होगा तो आपको पता है कि जेआरएफ मंत्र हमेशा बच्चों लोगों को क्या करता है, पूरा रिवीजन क्लास चलवाता है, पूरे सिलेबस का शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी क्लास में रिवीजन लगे 12, 15, 20 क्लास, उसको पूरा क्लास करके रिवाइज करना है। और फिर लास्ट मोमेंट में एट द एंड जितने भी पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूछे रहेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ठीक है।
और देखोगे कि ऑलमोस्ट आप जितना सेमेस्टर में यूनिट वाइज पढ़ोगे उसी में से कहीं ना कहीं पीवाईक्यू आपको सम्मिलित रहेंगे, तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप फिजिक्स 1 पढ़ने वाले हो और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, इधर बता दिया गया। और एट द एंड यूनिट के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये भी सारी चीज आपको पता है। और साथ में आपको ये चीज समझ के चलना है, अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि सर हम तो सोच रहे थे कि जैसे जैसे पढ़ के निकाल देंगे, मेहनत उतना नहीं करेंगे, तो ये बातें भूल जाना बाप। थोड़ा सा अपने आप को उस लायक बनाओ कि जब आप चीजें पढ़ो ना तो याद हो जाए। इस लायक मत बनाओ कि पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं। थोड़ा सा ब्रेन को शार्प बनाना है, और ब्रेन शार्प कब बनता है? मेहनत करने से। तो आपको मेहनत पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। और बाकी तो मेरे पास आइडिया है कि तुम लोग को कैसे मेहनत करवाना है, कैसे हमेशा पढ़ाई से इंगेज रखना है, वो सारे तरीका मेरे पास है। बाकी तुम लोग रेडी रहना पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, बाकी चीजें हम पे छोड़ दो। ठीक है, तो चलो अब इस सेशन को अभी फिलहाल के लिए नहीं, डेली फिजिक्स का क्लास नहीं होगा फिलहाल के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल अभी अल्टरनेट डे में आपको क्लास चलेंगे। अभी कुछ दिन अल्टरनेट डे में क्लास चलने दो, बिकॉज अगर एक ही बार सडनली अचानक से लोड बढ़ा दे आप लोग के ऊपर ना, तो आप लोग सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए धीरे धीरे लोड आप लोग के ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट हुआ कि डेली क्लास करना है तो डेली क्लास लगा देंगे, उसमें क्या समस्या है। ठीक है, सारे चीजें हम लोग के अकॉर्डिंग होगा, सारे चीजें जो रिक्वायरमेंट होगा, जो डिमांड होगा, उसके अनुसार किया जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग ज्यादा लोड लेके पढ़ाई मत करो। ठीक है, चलो तो अब हम इस सेशन को यहीं पे करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने सारा चीज समझ गया होगा, सारे चीज समझ गए होंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या इस सेशन में आपको एवरीथिंग बातें क्लियरली समझ में आया? एक बार सारे बच्चे बताना भाई, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। देखो सौरभ कुमार पूछ रहे हैं, बाबू सौरभ वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लेना, वो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाई हम किए क्या नहीं किए। ठीक है, चलो आई थिंक कि हाँ, जितने बच्चे भी लाइव क्लास में जुड़े हो, आई थिंक कि तुम लोग सारे के सारे मेहनत करोगे और हमको भरोसा है, और भरोसा तुम लोग टूटने नहीं दोगे। तो चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के सेशन के लिए सभी को थैंक यू। मिलते हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एंड सभी को बाय बाय और सभी को गुड नाइट।